हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हिस्ट्री की क्लास। हमारे भारतीय इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। हमारा जो भारत का इतिहास है उसे मेन रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आता है आपका प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल और फिर ऐतिहासिक काल। ये 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। प्रागैतिहासिक काल यानी वो सबसे प्रारंभिक का इतिहास जिसका लिखित साक्ष्य भी नहीं मिला है। प्रागैतिहासिक काल जिसका लिखित साक्ष्य भी नहीं मिला है, उसको सिर्फ हम खोज के द्वारा यानी पुरातात्विक जो खोज हैं उनके द्वारा, जैसे खुदाई में प्राप्त चिन्हों के द्वारा उन्हें हम समझ सकते हैं। तो इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, तो उसे हम कहेंगे प्रागैतिहासिक काल। फिर इसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्रपाषाणिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जैसे चित्रात्मक लिपि थी, लेकिन उसे अभी तक किसी भी इतिहासकार द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल वह है जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और इन्हें पढ़ा भी जा सका है, तो वो शुरू होता है वैदिक युग से। तो 3 भागों में हमारे भारत के इतिहास को बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आज हम पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में। पूरा टॉपिक लगभग 10 मिनट के अंदर पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो पाषाण युग जो है वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण युग को पढ़ा जाता है कि मानव का जब विकास हुआ तो वह समाज में कैसे कैसे उसने अपने आप को विकसित करना शुरू किया, कैसे कैसे उसके साथ जो घटनाएं घटी उसके द्वारा उसका विकास हुआ। तो ये आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान, मतलब जब पाषाण कालीन सभ्यता की खोज हुई तो वो किसने की। तो पाषाण काल की जो सभ्यता है उसकी खोज 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने तमिलनाडु के पल्लवरम से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया। तो इनके द्वारा पाषाण कालीन सभ्यता की खोज हुई थी। कब हुई थी? 1863 में। और किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। रॉबर्ट ब्रूस फुट को तमिलनाडु के पल्लवरम से, चेन्नई के पास पड़ता है ये, तमिलनाडु के पल्लवरम से पहला हैंड एक्स प्राप्त हुआ था। और इनके जो एक मित्र थे तो उन्हें अतिरम्पक्कम, ये भी तमिलनाडु में पड़ता है, तो अतिरम्पक्कम से अन्य पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए थे। तो इस तरह से हमारे पाषाण काल का जो इतिहास है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। पृथ्वी 4 अरब 60 करोड़ से भी अधिक पुरानी है। पृथ्वी 4 अरब 60 करोड़ से भी अधिक पुरानी है और इसका अधिकांश आरंभिक पाषाण युग जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल है, ये किस में गुजरा है? हिमयुग में गुजरा है। तो पूरा पाषाण काल में भी 3 पार्ट हैं, तो इसमें सबसे पहला जो युग आएगा वह किस में गुजरा है? हिमयुग में गुजरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इन तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। इसमें क्वेश्चन आता है कि क्रोड उपकरण जिसमें हस्तकुठार, खंदक और विदारणी आते हैं, वह किस काल के उपकरण हैं? तो आंसर आएगा पूर्व पूरा पाषाण काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि फलक उपकरणों का प्रयोग कब होता था? मध्य पूरा पाषाण काल में। तक्षणी एवं खुरचनी का प्रयोग कब होता था? उच्च पूरा पाषाण काल में। उच्च पूरा पाषाण या फिर उत्तर पूरा पाषाण काल भी इसको कहते हैं। तो ये पूरा पाषाण काल के भी 3 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट आते हैं कि सर्वप्रथम पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में एक सोहन नदी घाटी पड़ती है जहाँ से चौपर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं।
सर्वप्रथम सबसे पहले जो इसका साक्ष्य मिला पेबुल संस्कृति का, तो वो कहाँ से मिला? पंजाब के सोहन नदी घाटी से। और यह कहाँ पड़ता है? तो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तो पेबुल संस्कृति के जो उपकरण थे वो कैसे थे? देखो, चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण बहुत ही चिकने वाटिकास्म के बने हुए थे। इसका मतलब ये होता है कि जैसे किसी जलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पत्थर होते हैं उनसे बना हो, ये बहुत ही चिकने होते हैं। तो पेबुल संस्कृति के उपकरण इस तरह से होते हैं और इनका पहला साक्ष्य कहाँ मिला था? पंजाब की सोहन नदी घाटी में मिला था। नेक्स्ट आते हैं, हैंड एक्स का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? अतिरम्पक्कम के तमिलनाडु से। हैंड एक्स का सर्वप्रथम साक्ष्य अतिरम्पक्कम के तमिलनाडु से मिला था। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है बेलन घाटी। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित बेलन घाटी से 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। और बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बेलन घाटी में लोहदा नाला क्षेत्र पड़ता है, जिससे अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अस्थि से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट आते हैं कि मध्य पुरा पाषाण काल जिसमें फलक संस्कृति के को हम साक्ष्य में मानते हैं कि फलक संस्कृति इसमें विकसित हुई थी। तो ये जो थी ये क्वार्टजाइट पत्थरों से बनी हुई थी। जो फलक उपकरण थे मध्य पुरा पाषाण काल के, वह किससे बने हुए थे? तो क्वार्टजाइट पत्थरों से बने हुए थे। आते हैं कि पूरा पाषाण काल का जो मानव जीवन था वह कैसा था। पूरा पाषाण काल सबसे प्रारंभिक का जो पाषाण काल है उसका मानव जीवन कैसा था? तो पूर्णतया जो मानव था प्रकृति पर आधारित था। मानव पूर्णतया प्रकृति पर आधारित था। अस्थाई आवास था उसका, उसके रहने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। स्थाई आवास उसका नहीं था कि वह किसी एक जगह पर रहता हो। मानव मुख्यतः शिकारी था क्योंकि और उस समय आविष्कार भी नहीं हुआ था आग का ना पहिए का, तो आवागमन भी नहीं कर सकता था ज़्यादा। एक ही जगह पर रहता था, वहाँ के जो जानवर थे उनका शिकार करता था और कच्चा मांस खाता था। और जो वनों में कंदमूल थे उनका भोजन करता था। उनका प्रमुख भोजन क्या था? तो मांस और कंदमूल था। मानव मुख्यतः शिकारी था। पशुपालन और कृषि का ज्ञान इन्हें नहीं था। जो पूरा पाषाण काल का जो मानव था उसे पशुपालन और कृषि का ज्ञान नहीं था। चलिए आते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की खोज सबसे पहले 1867 में हुई कि इसके बारे में जानकारी मिली। तो मध्य पाषाण काल के बारे में प्रथम जानकारी 1867 में हुई। विंध्य क्षेत्र में शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग मिली थी। कब मिली थी? 1867 में। मध्य पाषाण काल के जो औजार थे वो बहुत ही सूक्ष्म औजार होते थे। इन्हें मेसोलिथिक कहा जाता था। मध्य पाषाण काल के जो औजार थे वो पत्थर के अत्यधिक सूक्ष्म औजार होते थे। पूरा पाषाण काल के जो औजार होते थे वह इस तरह से, जैसे मानव प्रारंभ में जब उसने शिकार करना शुरू किया तो जंगल में निवास करता था। जंगली जानवरों ने उन पर अटैक किया तो हाथ में कोई भी पत्थर उनके आ गया, ठीक है, कोई भी पत्थर उनके आ गया, उससे क्या किया कि उस जानवर को उसने मारा। तो उसने ये समझा कि अच्छा इस पत्थर से इसको हम मार सकते हैं। तो तब तक उसके दिमाग में सिर्फ इतना ही था कि किसी भी पत्थर को उठाकर हम जानवर को मार सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ ये क्या हुआ कि मध्य पाषाण काल तक आते आते इसको ये समझ हुई कि इसमें और धारदार होना चाहिए या और छोटा होना चाहिए ताकि हम हाथ में लें और वो हमारे हिसाब से बहुत ही कंफर्टेबल हो, है ना। तो ये सोच उसने विकसित की। तो मध्य पाषाण काल तक आते आते जो पत्थर के औजार थे उनका जो आकार था वो और छोटा होता गया। भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थि पंजर का जो साक्ष्य मिलता है वो मध्य पाषाण काल का है। भारत में सर्वप्रथम अस्थि पंजर जो मिलता है मानव का साक्ष्य का, वह कहाँ किस युग से मिलता है? तो मध्य पाषाण काल से मिलता है। प्रमुख मध्य पाषाण कालीन स्थल, इनसे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है।
और मेहदहा से हड्डी एवं सींग के निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। मेहदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है और हड्डी और सींग के निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। गुजरात के लंगनाज में लघु पाषाण उपकरण, पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान और 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। मेहदहा, सराय नाहर राय और दमदमा, ये 3 मस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हड्डी के उपकरण और आभूषण प्राप्त हुए हैं। दमदमा में 41 मानव शवाधान यानी कि कब्रें, 41 कब्र प्राप्त हुई हैं। इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि युग्म शवाधान मिले हैं 5 में। दमदमा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस साइट से 5 युग्म शवाधान मिले हैं, तो दमदमा से मिले हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एक शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ पाए गए हैं, तो वह भी कहाँ से मिला है साक्ष्य? दमदमा से। सराय नाहर राय, एक शवाधान में 4 मानव कंकाल, 3 मानव कंकाल एक साथ दमदमा में और 4 मानव कंकाल एक साथ सराय नाहर राय में। ये 4 मानव कंकाल में एक स्त्री एक पुरुष और एक स्त्री एक पुरुष करके 2 पुरुष और 2 स्त्री के मानव कंकाल हैं, यानी टोटल 4 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सराय नाहर राय से। कब्रें आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। सराय नाहर राय क्षेत्र में कब्रें जो होती थी वो आवास क्षेत्र के यानी जहाँ वो रहा करते थे उसी के अंदर वो बनाया करते थे। और वह कैसी होती थी? अंडाकार और छिछली होती थी। विंध्य क्षेत्र के लेखैया, लेखैया बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट है। विंध्य क्षेत्र के लेखैया से 27 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं और लघु पाषाण उपकरण को प्राप्त किया गया है। मध्य पाषाण काल का जो मानव जीवन था वह कैसा था? तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से माना जाता है और इसका प्रथम साक्ष्य आदमगढ़ और बागोर से मिलता है। पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? आदमगढ़ और बागोर, ये मध्य पाषाण कालीन स्थल है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है, बागोर राजस्थान में पड़ता है। मध्य पाषाण काल का जो मानव था वह शिकार करके, मछली पकड़कर, खाद्य संग्रह करके पेट भरता था। यानी शिकार करता था, मछलियाँ पकड़ना वह सीख गया था और खाद्य संग्रह यानी जो भोजन था उसको इकट्ठा करना सीख गया था कि आगे चल के जब बारिश हो, बिजली कड़के या फिर कोई ऐसी परिस्थिति हो, नेचुरल डिजास्टर हो, तो वह उस खाने का प्रयोग बाद में कर सके। तो यह वह सीख चुका था। ये नेक्स्ट आते हैं कि मध्य पाषाण काल में जो रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रकला एक गुफा है जिसमें शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मिला है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका गुफा, जहाँ से शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग का श्रेष्ठ उदाहरण मिला है। और ये जो भीमबेटका की गुफा है इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। अच्छा, भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो विष्णुधर वाकणकर ने इसको खोजा था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका गुफा, शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, तो इसे याद रखना। इसकी खोज किसने की थी? विष्णुधर वाकणकर ने की थी। नेक्स्ट आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल बहुत ही इम्पोर्टेंट काल माना जाता है विकास के हिसाब से। तो नवपाषाण काल में जो मानव था वह खाद्यान्नों का उत्पादन करना सीख गया था, यानी कि कृषि का आविष्कार हो गया था। कृषि सर्वप्रथम कब की जाने लगी थी? तो मुख्य रूप से कृषि कब की जाने लगी थी? नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों का उत्पादन कब किया जाने लगा? नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ, पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ और स्थायी आवास और पशुपालन, यानी इस समय मानव का जो आवास था वह स्थायी हो गया था। जैसे नदी या झील के किनारे वह स्थायी रूप से रहने लगा, खेती करने लगा, खाद्यान्न का उत्पादन करने लगा और बहुत से जैसे छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग थे उनमें भी, उनको भी करने में उनकी समझ विकसित होने लगी।
पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से जो पशुपालन का विकास हुआ वो कब हुआ? नवपाषाण काल में। और धातु का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि धातु का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? तो नवपाषाण काल में धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। और सबसे पहली जो धातु थी खोजी गई वह थी तांबा, इसीलिए इसको ताम्र पाषाणिक युग कहते हैं। ताम्र पाषाणिक का मतलब होता है कि तांबे के प्रयोग के साथ साथ पत्थर का भी प्रयोग। जैसे कोई उन्होंने औजार बनाया तो तांबे का भी उसमें प्रयोग होता था और पत्थर का भी प्रयोग होता था, इसलिए इसको चैल्कोलिथिक कल्चर के नाम से भी जानते हैं। ये लास्ट है नवपाषाण कालीन प्रमुख स्थल। ठीक है, बार बार इससे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा है। तो नवपाषाण कालीन प्रमुख स्थल है यहाँ पर लहुरा देव, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। और ये बार बार क्वेश्चन आता है कि प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य कौन सा है। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको लहुरा देव दिया होता है तो सबसे सही आंसर होगा लहुरा देव। ठीक है, लेकिन अगर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं दिया है और उसमें दिया है कि प्राचीनतम कृषि साक्ष्य कहाँ से पाया जाता है और ऑप्शन में मेहरगढ़ दिया है, तो आपको मेहरगढ़ टिक करना होगा। लेकिन अभी के हिसाब से सबसे प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव है, फिर उसके बाद मेहरगढ़ है। तो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कृषि का मिला है लहुरा देव, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। यहाँ से 9000 से 7000 ईसा पूर्व के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, जिसमें चावल के साक्ष्य हैं। ठीक है, और मेहरगढ़ के पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जब तक लहुरा देव की खोज नहीं हुई थी तब तक मेहरगढ़ को प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता था। नेक्स्ट आते हैं बुर्ज होम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। बुर्ज होम कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ से पाया जाता है? बुर्ज होम में। गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? बुर्ज होम से। नेक्स्ट आते हैं गुफकराल कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। चिरांद बिहार में स्थित है। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है, जहाँ से हड्डी के उपकरण, हिरण के सींग के उपकरण प्राप्त हुए हैं। संगनकल्लू कर्नाटक के बेलारी जनपद में है, जहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पूछा जाए राख का टीला, संगनकल्लू कर्नाटक। पिकलीहल उतनूर आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि राख के टीले के साक्ष्य से संबंधित है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्लास के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।